जय माता दी राजा भैया। जय माता दी सर। आज सत्संग में हम बैठे हैं और राजा भैया आप सुनाएं क्या चर्चा चल रही है सब अच्छा है जी। बैठकों में। इलेक्शन एमएलए की इलेक्शन का अनाउंस कर रहे हैं। अभी इन्होंने एग्जैक्टली ये नहीं बोला कि कौन सी इलेक्शन करवा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन करवा रहे हैं। साथ में ट्रांसफ़र में भी काफ़ी सारी ट्रांसफ़र में भी इन्होंने उसका अनाउंस कर दी हैं ट्रांसफ़र। आज थके थके लग रहे हो राजा भैया आज। नहीं नहीं, ऐसी कोई गल नहीं जी। थोड़ा जहा बारिश का मौसम है थोड़ा ਕਿਹੜੀ पार्टी की सपोर्ट करा रहे हो तो ये थके लगा रहे हो नहीं ਤੁਹਾਡੀ सर, पार्टी कोई ढिल्ली नहीं तो नहीं नहीं चला नहीं दी। नहीं, अस सारी पार्टियां सपोर्ट कर रहे हैं ਜਿਹੜਾ हिंदुस्तान की तरक्की करे। और भी आप सुनाएं आपका रिसर्च वर्क, आपका क्रिटिकल एनालिसिस, जो डेवलपमेंट्स क्रॉस इंडिया हो रही हैं उस पर आपकी नज़र रहती है, आपका क्या आज। जी बिल्कुल। आज एक काफ़ी देश की जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड खबर है, जो कि सरकार भी काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहती है देश में। तो एक मैं कहूँगा काफ़ी बुरी खबर सी सामने आई है कि जो रिलायंस ग्रुप है, जो मुकेश अंबानी लेड रिलायंस ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप, जी जी, उसने ये 42,000, जियो वाले जो बिल्कुल बिल्कुल सर, जियो वाले, उन्होंने 42,000 42,000 लोगों को पिछले फाइनेंशियल ईयर में नौकरी से निकाला है, ले मतलब ऑफ्स। 1 अप्रैल 2023 से लेके जी जी 31 मार्च 31 मार्च 2024 तक। ये पक्की 42,000। खबर है। जी जी बिल्कुल पक्की खबर है। बिल्कुल सुबह से ये खबर चल रही है। अगर हम इकोनॉमिक टाइम्स या कोई भी ऐसे जो इकोनॉमी को फॉलो करते हैं देश की, उनमें देखें तो ये खबर काफ़ी सुर्खियों में है। और इसमें एक रिमार्केबल बात ये मैं बताऊंगा कि ये 11% ऑफ टोटल वर्कफोर्स ऑफ रिलायंस है। 11%। बिग नंबर। जी हाँ। फिर तो ये बात चर्चा में सत्संग में बात करने वाली है, ताकि जो सत्संग देखने वाले हमारे साथी हैं वो भी इसके बारे में सोचे और अपने इन्वॉल्वमेंट हमारे इस सत्संग में करें। पहले इलेक्शन की बात करेंगे, इलेक्शन को समझेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी की भी कमर बांध चुकी है राजा भैया, जी जी, बातचीत चल रही है, सारी जगह जी, ये बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल जी। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के इम्प्लीमेंट होने के बाद से, जम्मू कश्मीर स्टेट को यूटी बनाने के बाद से, ये बातचीत आम डिस्कशन का पार्ट है कि कब इलेक्शन होगी जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर को लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ एक चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ एमएलए मिलेंगे, जी जिनके आने की वजह से गवर्नेंस का जो एक्टिविज्म है वो बढ़ जाएगा। और जो 2.25 करोड़ लोग जम्मू कश्मीर में रहने वाले हैं उनको एक फ़ायदा और एक वे हेड मिलेगा। तो ग्राउंड पे जब हम जाके देख रहे हैं तो पता लग रहा है कि इस इलेक्शन के एक्टिविज़म होने के पहले, इलेक्शन का माहौल बनने के पहले, एमएचए ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उन्होंने जी काफ़ी पावर्स जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन की वो एलजी साहब को कर चीफ दी। मिनिस्टर से एलजी साहब को कर हाँ, मतलब ये एक्ट के अंदर ही मॉडिफिकेशन की ताकत एमएचए को दी गई थी, और उसी ताकत का इस्तेमाल करके एमएचए ने, उसी पावर का इस्तेमाल करके एमएचए ने कुछ पावर्स जो एलजी साहब के पास पहले नहीं थी वो उनको दी गई। चीफ मिनिस्टर के डोमेन में थी, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब आते तो वो उन पावर का इस्तेमाल करके गवर्नेंस को कर सकते थे, पर कुछ सेक्टर्स में उन्होंने देखा कि ये चीज़ें जो हैं वो एलजी साहब को दे दी जाएँ। ये एमएचए का डिसीजन था जिसको लेने की ताकत रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट होम मिनिस्ट्री ऑफ सेंटर को देता है। यही बात जी समझ में मैं आ रही है। जैसे मैं अगर मैं स्पेसिफिक बताऊं कि क्या क्या चेंजेस थी, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो मैटर पुलिस से रिलेटेड हैं, पब्लिक ऑडिट से रिलेटेड है, ऑल इंडिया सर्विसेज से, और एंटी करप्शन ब्यूरो, ये एलजी के एसेंट के बिना वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अब ये आप दोबारा true इसको चीज़। बोलेंगे, मैं समझूंगा जो आपने बोला ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट्स का मतलब क्या हुआ। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की जो मैटर्स हैं, नहीं, आपने कुछ बोला कि जो सेंटर की सर्विसेज है उनके रिलेटेड कौन से मैटर्स। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईएएस, एंटी करप्शन ब्यूरो, ये 4 चीज़ें जो देखिए, हैं। बाकी चीज़ें तो समझ में आता है कि इसको करने के लिए एमएचए ने सोचा, क्योंकि हम बॉर्डर स्टेट है, इंटरनेशनली इस स्टेट को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है बाय द पीपल सिटिंग अक्रॉस, जिसको बोलते हैं ना, सिटिंग बियॉन्ड द एलओसीज एंड बॉर्डर्स। बट जो आपने एंटी करप्शन वाली बात कही है रवीश, ये बात मैं समझता हूँ सत्संग में डिस्कस करनी चाहिए कि क्या होम मिनिस्ट्री में बैठे हुए थिंक टैंक्स, सोच विचार वाले लोग
इंटीग्रिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर पे यकीन नहीं करते हैं जो आएंगे चुन के जनता में से? मेरा ये मानना है कि जो चीफ मिनिस्टर रहेगा वो जनता का रिप्रेजेंटेटिव है। वही वो मैं जनता का ही नहीं, किस रूप जनता स्वरूप का? है जो जनता, जिसने उसको जिस इलेक्ट किया। जनता ने पिछले 5 साल से स्टेट से यूटी होने के बाद हर एक डिसीजन में बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया, जिस जनता ने, आम जनता ने हर डिसीजन के ऊपर, सेंटर के लिए, हर डिसीजन के लिए उन्होंने उसको वेलकम किया, क्योंकि सेंटर की मंशा भी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को लेके बड़ी पॉजिटिव है और बड़ा सीरियसली उसको लिया जाता है। लेकिन जो अब ये बता रहे हैं आप कि इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो के जो मैटर्स होंगे, मैटर्स होंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अगर चीफ मिनिस्टर साहब को दिखता है कि कुछ ऑफिसर्स जो है, स्पेशली जो ऑफिसर्स सेंटर से कनेक्टेड हैं, सिविल सर्विसेज के थ्रू आए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डीओपीटी से आते हैं, अगर कोई चीफ मिनिस्टर साहब देखते हैं कि वो कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो एंटी करप्शन के एम्बिट के अंदर आते हैं, तो चीफ मिनिस्टर साहब उन पे एक्शन लेने से पहले एलजी साहब का कंसेंट लेंगे या उनसे अप्रूवल लेंगे। कुछ ऐसा ही आप कह रहे हैं? आई डोंट वांट टू डू समथिंग व्हिच इज नॉट करेक्ट। इस चीज का मतलब ये है कि वो उसके हाथ में रहेगा ही नहीं। आप ये श्योरली कह रहे हैं? जो उसकी तनख्वाह भी मैं है। ये रिक्वेस्ट करूंगा हमारी जो एडिट टीम है वो इसके ऊपर, जब हमारा शो एडिट हो, ये जो सत्संग एडिट हो, इसके ऊपर जो भी कानून है, जो भी ये फैक्ट्स हैं वो ही सामने आए। और अगर ऐसा है तो चर्चा में तो ऐसे ही होता है ना कि हम लोग चर्चा करते हैं विद अ डिस्क्लेमर कि जो पब्लिक डोमेन में चीज़ें हैं बिल्कुल, ये तो हम ये उसी चीज़- के ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर चीफ मिनिस्टर साहब जो बनेंगे वो पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव से बनेंगे, उनकी इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और मॉरल कैरेक्टर की तो उन्होंने शपथ भी लेनी है, और दूसरा वो चेक करा के आएंगे विद इलेक्शन कमिश्नर, और फिर उसके बाद उनको मौका मिलेगा इलेक्शन कंटेस्ट करने का, और जब जनता का प्यार उनको मिलेगा, उनकी एमएलएस को मिलेगा, उनकी पार्टी को मिलेगा, फिर ही वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन अगर एमएचए ये समझती है कि एंटी करप्शन के मैटर्स में वो ट्रस्ट नहीं किए जा सकते, तो ये मैटर जो है पब्लिक के डोमेन में इसी तरीके से आना चाहिए जैसे हम बात कर रहे हैं। और जो लोग एस्पायरिंग चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि आपके अंडर जो भी सेक्रेटरीज काम कर रहे होंगे, अगर वो करप्शन करते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिवाय एक विसल ब्लोअर के कुछ नहीं होंगे। बिल्कुल, कि पहले उनको एक चिट्ठी लिखनी है होम को, या पहले चिट्ठी लिखनी है उन्होंने एलजी साहब को, फिर एलजी साहब को लगेगा अगर कि इसको प्रोसिक्यूट करना है तो किया जाएगा, नहीं तो शायद। लेकिन इसका उल्टा भी देखें, क्या एलजी साहब चीफ मिनिस्टर्स को, इलेक्टेड एमएलएस को एंटी करप्शन में तो डाल सकते हैं ना? इट इज़ नॉट ए वाइस वर्सा, जी जी, इट इज़ अ वन साइडेड। तो इसका मतलब जो भी एलजी साहब इस यूटी में आएंगे, क्योंकि अभी तो स्टेट बनने का इसका कोई मुझे दिख नहीं रहा रास्ता आगे, ईश्वर करे कि मंशा साफ और स्टेट मिले, बट जो रास्ता दिख रहा है कि बीइंग ए यूटी विद ए स्पेशल असेंबली स्टेटस, जो तरीका ये आ रहा है सामने, इसके बारे में आम जनता के बारे में इलेक्शन से पहले पता होना चाहिए। और जो मैनिफेस्टोज मांगे जा रहे हैं उसमें ये डाली जाए बात कि अगर हमारे सेक्रेटरीज जो कि डिपार्टमेंट के बैकबोन होते हैं, डिपार्टमेंट को खड़ा करते हैं, चाहे कोई भी सिविल हमारा जिसको यूटिलिटीज़ हैं, चाहे पीएचई है, पीडब्ल्यूडी है, रोड एंड बिल्डिंग्स है, चाहे हमारे हाउसिंग है, चाहे हमारे रूरल डेवलपमेंट है, अगर ये सारे डिपार्टमेंट, स्मार्ट सिटी है, अगर इनके सेक्रेटरीज को चीफ मिनिस्टर्स ऑडिट ही नहीं कर सकते हैं और उनके पास डायरेक्ट पावर ही नहीं है प्रोसिक्यूट करने की और एंटी करप्शन ब्यूरो को खिंचाई करने की, तो मुझे लगता है ये तो एक बड़ी सुपर पावर जिसको हम बोलते हैं ना, एक किस्म का इम्यूनिटी के साथ सेक्रेटरीज काम करेंगे और एलजी साहब के हाथ में सारी ताकत होगी। तो एलजी साहब जो कि नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं पब्लिक के, एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ, नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है पब्लिक ऑफ दैट एरिया के, वो एक ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल में रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है बहुत पॉजिटिव नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा भी एक चीज़ है, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ ऑफिसर्स और एजीज, एडवोकेट जनरल्स, वो भी एलजी के अप्रूवल के बिना नहीं कर सकते हैं। ये भी एक रिमार्केबल चेंज है उस अमेंडमेंट का। देखिए, इसके ऊपर सिंस सत्संग में हम लोग सिर्फ जैसे होता है ना, एक हम लोग सेंसिटिविटी के साथ काम करते हुए ये बात समझ रहे हैं कि जो एमएचए है या जो हमारी एलजी सरकार यहाँ चल रही है, अगर उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसी की हैं
जिससे उनके सामने चीज़ें आई हैं कि शायद असेंबली बनने के बाद कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपनी चेयर का मिसयूज़ करेंगे, तो दे हैव गॉट ऑल द पावर्स टू डू इट बिफोर हैंड। पब्लिक में उनको जिताने से पहले ही आप एक्ट कर लिए एक्ट कर लीजिए ताकि पब्लिक का फेथ बने। बिल्कुल। अगर कुछ ऐसे ब्लैक शीप साहब की नज़र में हैं जो पावर में आने के बाद इन पावरों का नजायज़ इस्तेमाल कर सकते थे, तो आप उनको पहले एक्ट कर लीजिए। आपके पास तो अभी भी पावर आप ही के पास है। और अगर आप एक चीफ मिनिस्टर को लाएंगे जिसको चुना जाएगा तो ढोल नगाड़े बजेंगे, लाखों करोड़ों रुपए की इसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग खुशी से भी डोनेशंस करते हैं पार्टीज़ के लिए, जलसे करते हैं, खर्चा होता है, वोटर के मन में एक्साइटमेंट होती है कि मेरी प्यारी सरकार आएगी, मेरे प्यारे मंत्री बनेंगे, मेरे प्यारे जो हैं वो एमएलएस बनेंगे और मेरे प्यारे जो हैं वो काम करेंगे। लेकिन अगर उसके बीच में अगर ये डेंट है, ये लीकेज है ना, कि वो जो प्यारे बनेंगे अगर वो देखेंगे अपने आँखों से कि कुछ सेक्टरीज काम नहीं कर रहे हैं उनके कहने पे और वो करप्शन के रास्ते पे चल पड़े हैं, बिल्कुल, तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। पहले उनको एक दरखास्त लेके या एक एप्लीकेशन लेके एलजी साहब से अपॉइंटमेंट लेनी है, और अगर एलजी साहब देंगे उनको गो हेड तो शायद फिर वो कर पाएंगे। मुझे लगता है गवर्नेंस में इससे दिक्कत आएगी। बिल्कुल, जैसे हम एक नज़रिया हम ये भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली के हालात हुए, जो कि एक टसल रही वहाँ पे एलजी और चीफ मिनिस्टर के बीच में, लेकिन उसका खामियाजा नहीं, मेरा पॉइंट क्या है कि उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। कोई वारदात होती है, फॉर एग्जांपल अभी एक राजेंद्र नगर में पानी घुस गया था, वहाँ पे कुछ मृत्यु हो गई, 3 छात्रों कोचिंग सेंटरों का मुद्दा तो उठा रही है। फिर से एक बार दरखास्त है कि प्लीज़ 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 कोचिंग सेंटर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अक्रॉस इंडिया फॉर ऑल एग्ज़ाम बैन करके गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथनिंग करके आप इन बच्चों के सहारा बने। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने का डिसीजन ले रहे हैं, उसकी तैयारी के मैकेनिज़्म भी गवर्नमेंट बनाए। और अगर फ्री एजुकेशन को लेके आपका प्रायोरिटी है तो इसके लिए भी लोगों की पॉकेट पे जोर डालने की बजाय आप अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल्स में इनकी प्रोविजनिंग करें। अब नेक्स्ट बात बिल्कुल, जैसे मैं कह रहा था कि दिल्ली में वो एक दुखद घटना घटी जिसमें 3 छात्र मारे गए, तो जब जवाबदेही की बात आई कि किसकी गलती थी, आम आदमी पार्टी ने लगाया सेंटर के ऊपर, सेंटर ने आम आदमी के ऊपर, उन्होंने अपना जो वहाँ का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके ऊपर लगाया, तो ये चीज़ घूम गई उन सब ने। तो मेरा कहना ये है, मेरा जी बिल्कुल, मेरा कहना है गाड़ी वाले पे बिल्कुल उन्होंने एलिगेशन लगा दिया एक आम आदमी। मेरा कहना ये है कि जिस तरीके से शुक्र करो प्राइम उसने कोर्ट ने कहा ना फिर जी कि उसका ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि सिटिंग जज साहब ने कहा कि शुक्र करो कि आपने वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पानी के ऊपर बस कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि शुक्र है आपने एफआईआर पानी पे नहीं घुस गया। तो दिस शोज की नहीं। अब मेरा तर्क क्या है, मेरा तर्क ये है कि जिस तरीके से ये जो तनातनी रही एलजी और चीफ मिनिस्टर के बीच में दिल्ली में, तो उधर आम आदमी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कहीं इलेक्शन के बाद हमारी भी ऐसे हालात ना हो जाए। देखिए, आज हमारे जब शो हमारा जो सत्य संघ को व्यूअर ने एक कमेंट डाला था कि दिल्ली को जेएंडके से क्या कंपेयर करना, दिल्ली में 40 बिलियनियर्स लिस्टेड है। जी बिलियनियर्स, ये एक लिस्टिंग आई थी कुछ दिन पहले। 40 रहते हैं दिल्ली, छोटे से 1300 स्क्वायर किलोमीटर में दिल्ली में मुंबई में ज़्यादा है दिल्ली से, दिल्ली में 40 है। पर जम्मू कश्मीर में मुझे नहीं लगता है कि बिलियनियर कोई होगा भी। यहाँ पे मौका नहीं मिला उस तरीके का। तो आप ये समझें कि जहाँ पे ऑलरेडी सेंटर को भी पता है कि मुश्किल आते हैं, आम 1.25 करोड़ लोग, बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन है 1.25 करोड़ की। मुझे लगता है कहीं छोटी छोटी हमारी यूरोप में कंट्रीज होंगी, बिल्कुल उससे छोटी कंट्रीज है। ठीक सर, 2 करोड़ तो बहुत। तो मेरा ये अपने सत्संग के साथियों के साथ ये चर्चा करने का मन कर रहा है। तो ये जो सोच है, ये सोच ऑप्टिमिस्टिक नहीं लग रही है, पेसिमिस्टिक लग रही है, निराशावादी सोच है कि या तो आप इलेक्शन मत कराइए, आप वेट करिए, सबको आप इंक्वायरी कर लीजिए, करेक्टर चेक कर लीजिए, और पूरी जो लोग आपको पॉलिटिकल एरिना में दिखते हैं कि उनके पीछे लोग हैं लेकिन वो लोग गलत है, आप उनको ओपन कर दीजिए। आपके पास ताकत है, जैसे आपने शराब घोटाले में दिल्ली में एक्शन किया, अब आज मनीष जी बाहर आए, कल केजरीवाल साहब जो है वो भी अरेस्टेड है, नहीं आएंगे। ये चीज़ें डेमोक्रेसी में चलती हैं। हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं, एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ गुड्स एंड बैड्स, एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़
विजन फॉर द कंट्री। और मोस्टली पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो नेशन को लेकर सीरियस हैं, चाहे वो अपोजिशन की हो चाहे वो इन गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट की जम्मू कश्मीर ने दोनों हाथ बढ़ा के इस पब्लिक ने यूटी होना भी स्वीकार कर लिया क्योंकि टेररिज्म का शिकार है। आर्टिकल पिछले 5 सालों में बहुत अच्छे काम भी हुए, हो रहे हैं, आगे भी होंगे क्योंकि सेंटर की मंशा पॉजिटिव है, होम भी सीरियस है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी सीरियस है। लेकिन एट द सेम टाइम ग्रास रूट लेवल पे परेशानियाँ भी हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सड़कों का पानी भी दिखा रहा है और एम्प्लॉयमेंट ग्राफ अगर देखें वो भी दिखा रहा है, इन्वेस्टमेंट की बात करें वो भी दिखा रही है और ओवरऑल गवर्नेंस का काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि सच है ना, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, वहाँ पे ये सब वाइप हो गए हैं, एडवाइज़र्स भी नहीं है। एक एलजी साहब के ऊपर लोड है, उनके सेक्रेटरीट पे लोड है और बाकी 5-7-10 सेक्रेटरीज हैं, स्पेशल सेक्रेटरी जो लोड लेके बैठे हैं। ये क्वाइट डिफ़िकल्ट है सिचुएशन, चाहे वो उनकी मंशा भी हो। अब मैंने उस दिन भी सत्संग में कहा था कि इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने ले जाएं और सारा काम बोले कि धोनी ही खाली बैटिंग करेगा, 200 रन बना देगा, मुश्किल होता है। सबको अपना अपना रोल प्ले करना है। तो असेंबली लाने का मतलब यही है कि गवर्नेंस का लोड थोड़ा कम हो। लेकिन गवर्नेंस लोड विदाउट ऑडिट्स इन द हैंड्स ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफिस, पुलिस लेके आप समझ में आता है कि पुलिस ने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करनी है विद मोस्टली टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं या पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ एंड अदर अलाइड एजेंसीज ने काम करना है, तो वो पावर आप एलजी साहब के कंट्रोल में दे दीजिए, समझ में आता है। बट जो सिविल गवर्नमेंट सिविल एक्टिविटीज़ है, सिविक एक्टिविटीज़ हम बोलेंगे, जिसमें पीएचई, पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरीज हैं और प्लस जो एंटी करप्शन की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें एमएचए को सोचना चाहिए। नहीं तो जो चीफ मिनिस्टर साहब बैठेंगे चेयर पे, उनका मंत्रालय बैठेगा, वो गुड गवर्नेंस को अश्योर करना उनके लिए मुश्किल है। देखिए अभी बिल्कुल बिल्कुल आपका मत जो है बिल्कुल हम स्वीकारते हैं। एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे कि इलेक्शन कमीशन भी मुझे कुछ हद तक कंफ्यूज लग रहा है। आप देखिए वो डर रहे हैं, नर्वसनेस झलका रहे हैं वो कि जी डेट अनाउंस करनी है या बताना है। देखिए मेरा प्रश्न इलेक्शन कमीशन से सीधा प्रश्न ये है, क्या आप असेंबली इलेक्शन करवा रहे हैं या आप पंचायत इलेक्शन करवा रहे हैं? मुझे एक डाउट है क्योंकि दोनों इलेक्शन ड्यू है, दोनों का तरीका जो होने का है वो एक ही है, एक ही तरीके से प्रोसेस जो है वो एक ही तरीके से होगा जिस तरीके की ट्रांसफर क्या है। पंचायत इलेक्शंस में अब पॉलिटिकल पार्टीज की इंटरफेरेंस अलाउड है कि पॉलिटिकल पार्टी अपना एक प्रॉपरली, जैसे एमएलएज में वो अपना देते हैं टिकट, तो क्या पिछली बार जब पंचायत इलेक्शनों में, मुझे लगता है इस पे कुछ डिस्कशंस हैं, कई बार अलाउड होता है, कई बार नहीं होता। जी पिछली बार नहीं था, पिछली बार उनके आप डायरेक्टली अपने मेंबर को नहीं उतार मतलब सकते। मेरा कहना ये है कि इलेक्शन कमीशन को सामने आके बोलना चाहिए, दोनों रास्तों में करवा सकते हैं तो, क्योंकि उससे जो जनता इस टाइम पे थोड़ी जनता हताश है हमारे इलाके की, तो इलेक्शन करवाने हैं आपने, आप डिक्लेयर कीजिए, जनता में थोड़ा उत्साह आएगा, जनता को भरोसा आएगा कि नहीं कल को यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधि की सरकार आएगी, हमारा जनप्रतिनिधि हमारे काम करेगा और हम उसको बोल सकते हैं कि आप कर रहे हैं कि पैदा हो गया। हम इस पे कह रहे हैं कि डिस्कशन करिए, डिबेट करिए। हम तो इसमें वी आर अ जर्नलिस्टिक ग्रुप एंड वी आर हैविंग अ न्यूज़पेपर। हमारा ओपिनियन एक रिवाज है, ओपिनियन होना ज़रूरी होता है न्यूज़पेपर का, और एनालिसिस करना, डिकोड करना, लाइन्स के बिटवीन पढ़ना। हम उसको पढ़ते हुए बात कर रहे हैं कि अगर ये तो अंडरस्टूड है, कैरेट एंड स्टिक है, अगर चीफ मिनिस्टर के हाथ में स्टिक नहीं है तो फिर कैरेट भी मुझे लगता नहीं होगी। जी बिल्कुल, अगर चीफ मिनिस्टर के पास ना स्टिक है ना कैरेट है तो वो काम कैसे करवाएगा? कैरेट की वैल्यू स्टिक से ही है। मैं वही कहा ना बिल्कुल कि इसका मतलब कैरेट भी नहीं है कि चीफ मिनिस्टर साहब सेक्रेटरीज के साथ ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते होंगे, ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर सेक्रेटरीज क्यों सुनेंगे? अपने कैबिनेट मिनिस्टर की बात क्यों सुनेंगे? तो वो ऐसा ही हो जाएगा कि कैबिनेट मिनिस्टर साहब है, जैसे हमने एक गलत चीज़ देखी। मैं चाहूँगा कि जो भी लोग जम्मू कश्मीर को लेके सोच विचार कर रहे हैं वो इसको सुने, समझें कि नेशनलिस्ट लोग हैं जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर के नेशनलिस्ट लोग जो सिंस 47 से अपने आप को अभिन्न अंग मान के चलते हैं नेशन का, उन्होंने 370 तोड़ने के लिए भी मेहनतें की और अल्टीमेटली सेंटर में पावरफुल सरकार आई। आज 370 एक हिस्ट्री है और हिस्ट्री ही बन के रहेगा। क्या उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना प्रोवोकिंग नहीं होगा, थॉट प्रोवोकिंग नहीं होगा?
कि वो ये सोचेंगे कि आप हम पे ट्रस्ट नहीं करते, कि आपने हमारे चीफ मिनिस्टर जो हम इलेक्ट करके भेजते, आपने उनसे पावर ले ली, और आपने जो सेक्रेटरीज शायद आपने ही भेजने हैं सेंटर से, वो डिसाइड करेंगे कि पीडब्ल्यूडी का काम जम्मू की गांव में एक एमएलए डिसाइड करने के बाद ये नहीं देख सकता है अगर सेक्रेटरी उस पर काम नहीं कर रहा है तो उसको चीफ मिनिस्टर के पास जाना है, कैबिनेट मिनिस्टर के पास जाना है, बोलेगा यार सॉरी मैं इनको डायरेक्ट नहीं कर सकता। फिर उन्होंने एलजी साहब के पास जाना है, जो मुझे समझ में आ रहा है काम ऐसे होगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है कि जो भी ये थॉट प्रोसेस है इसके ऊपर या तो आप थोड़ा सा पब्लिक में आइए, बताइए कि क्यों करना पड़ा, और अगर अभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट साहब, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया इलेक्शन करवाइए, बिल्कुल, वहाँ जवाब आप दीजिए। वहाँ पे बात आप करिए जवाब दीजिए वहाँ पे कि हालात नहीं हमें दिख रहे हैं, एजेंसीज की रिपोर्ट है। वैसे भी जम्मू कश्मीर में हमारे को अभी 11 इंसिडेंट्स हो गए हैं मैसिव टेररिज्म के, मैसिव ही बोलूँगा, जिसमें आर्मी की कैजुअल्टी हुई है, हमारे देश के जवान उसमें शहीद हुए हैं, कुछ सिविल एरियाज़ में स्लिटिंग भी हुई है, थ्रोट स्लिटिंग भी हुई है हीरानगर में। तो आप इसको बेशक डिले करें, बट जब आप कराएं तो एटलीस्ट गवर्नेंस कंट्रोल जरूर दें, सेक्रेटरीज का भी दें, एंटी करप्शन को एग्जीक्यूट करने का भी दें। और एलजी साहब के पास तो वैसे भी एक्ट के अंदर बहुत पावर है, एमएचए तो वैसे भी पावरफुल है कि अगर किसी केस को रजिस्टर्ड भी किया जाता है एंटी करप्शन में और किसी अफसर को सस्पेंड भी किया जाता है और उसके बाद उसकी प्रोसिक्यूशन होती है तो ही कैन बी रीइंस्टेटेड। बट अगर एलजी ऑफिस को सुओ मोटो पावर दी जाएगी, आज तो हमारे एलजी साहब बड़े समझ चुके हैं जम्मू कश्मीर की मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन को, जम्मू कश्मीर की सिस्टम को, गवर्नेंस को। जो नए एलजी साहब आएंगे उनको समझने में हो सकता है 2 3 4 6 महीने साल लग जाए, और उस सबके बीच में जो बेनिफिशियरी होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा गवर्नमेंट का, सेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कई सालों से जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं उनको भेद पता लग चुका है। तो जम्मू कश्मीर एक रिसोर्स सेंसिटिव स्टेट है जिसमें अभी लिथियम का रिसोर्स आने वाला है, एक्सट्रैक्शन शुरू होगी, जिसमें माइनिंग के रिसोर्सेज हैं, जिसमें वाटर रिसोर्सेज हैं, टूरिज्म रिसोर्सेज हैं। ये बड़ी रिसोर्सफुल स्टेट है, सिर्फ इसको एक ही गम खा गया कि ये पाकिस्तान की बॉर्डर स्टेट बन गई। बस। काश वो नहीं होता तो जम्मू कश्मीर में इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ से कमा के पैसे देते और हम उन स्टेट्स की मदद करते जिनमें रिसोर्सेज की कमी है। तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि कुछ सेक्टरीज को छोड़ दिया जाए, और एमएचए ऑलरेडी ओवरलोडेड है और वो देख ही नहीं पाए और रिएक्ट ही नहीं कर पाए। और एलजी साहब सुओ मोटो है, इंडिपेंडेंट, उन 10-20 सेक्टरीज के साथ यहाँ पे मिस यूज़ ऑफ पावर कर सकते हैं। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस में जो हमने आज डिस्कशन की है, एक मैसेज जाना चाहिए कि आप इसको पढ़ें। देखिए जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, हम एजुकेशन से बिलोंग करते हैं। हिंदी में आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं जो भी एक्ट पास हुआ है इंग्लिश में, और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मैनिफेस्टो में इस चीज़ को लाएं बिल्कुल कि हम बात करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे। और मुझे लगता है जो एनजीओज काम कर रही हैं उनको भी इसके बारे में बात करनी चाहिए कि सर आप एक डमी सरकार ना लाएं, क्योंकि जब आयरन हैंड्स ही नहीं है चीफ मिनिस्टर्स के पास, एमएलएस के पास, तो और वो ऑलरेडी इम्यूनिटी के साथ काम किया जा रहा है, तो सर इम्यूनिटीज़ जो होती है ना वो कई बार कैंसर का भी कारण बन जाती है। एक डिजीज़ होती है जिसमें आपकी ही इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट काम करना शुरू होती है। कोरोना में जो कोरोना के काल में डेथ्स होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है कि बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बॉडी को लगता है कि मैं खतरे में हूँ और बॉडी खुद को ही खाना शुरू हो जाती अपने है सेल्स को। तो ये भी कुछ चीज़ें उस तरफ बढ़ रही हैं। तो आज हमने जो इलेक्शन पे बात की, पहले तो हम लोग गवर्नमेंट को थैंक यू बोलते हैं, इलेक्शन सोच रही है। एट द सेम टाइम हम डरे हुए लोग हैं, हम चाहते हैं कि सरकार गवर्नमेंट अगर हमें दे तो ऐसी दे जो एलजी साहब ने जो मेहनत की है उसको पुश करे, थोड़े से ग्राउंड लेवल पे खिंचाई भी करे अपने अफसरों की, थोड़ी ऊपर बात भी करे, सेंटर में जाके एक ब्रिज का काम करे। और अगर उनके पास पावर ही नहीं होगी तो वो लोगों की मुद्दों के ऊपर जनता को शायद उतना बेनिफिट नहीं दे पाएंगे, स्वाय एक जिसको बोलते हैं ना चेयर के डमीज की तरह रह जाएंगे। तो वो चीज़ बड़ी अच्छी ना सेंटर के लिए होगी फ्यूचर के लिए और ना ही हमारे लोगों के लिए होगी। बिकॉज लोगों का बहुत फेथ है और फेथ बढ़ेगा। मेरा पूरा विश्वास है ईश्वर, माता रानी, अल्लाह ताला, जितनी भी शक्तियाँ, गुरु जी बैठे हैं, बुद्ध भगवान बैठे हैं, वो हमारे थ्रू, आपके थ्रू ये बात उठा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं पहुँचेगी। तो आज हमने जो सत्संग में किया, ये मैसेज हमारा है कि आप जब इलेक्शन करवा रहे हैं,
जिस पोस्ट के लिए करवा रहे हैं उस पोस्ट की जो गरिमा है उसको कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्ट करें, और लेट द एलजी ऑफिस बिहेव लाइक ए गवर्नर्स ऑफिस, पार्शली इम्प्रूव्ड विद सम एक्स्ट्रा पावर्स, कि अगर उनको लगता है कि चीफ मिनिस्टर साहब या एमएलए या मंत्री कोई कॉकस बना रहे हैं सेक्रेटरीज के साथ ही, कि सेक्रेटरीज ने उनको इन्वॉल्व कर लिया या उन्होंने सेक्रेटरी को इन्वॉल्व कर लिया और एक बड़े लेवल पे करप्शन हो रही है, तो वो कुछ पावर्स उनको दे दी जाए टू इंटरफेयर एंड डिमोलिश द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ originating from the mutual corruption and mutual wrong practices. लेकिन अगर आप चीफ मिनिस्टर्स को टोटली वीक पोजीशन देंगे कि वो अपने लेवल पे एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे अपने आयरन हैंड्स जो कि ऑलरेडी किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर या यूटी के चीफ मिनिस्टर के पास होने चाहिए, बिकॉज बीइंग अ इलेक्टेड पर्सन ऑफ पीपल ही हैज़ ऑल राइट्स टू स्पीक फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, क्योंकि करप्शन अल्टीमेटली आम लोगों को ही नुकसान देती है, चाहे वो पैसे के लिए की गई करप्शन हो, चाहे वो लापरवाही से की गई करप्शन हो, चाहे ट्रांसफ़र कराने के लिए कोई आप एप्लीकेशन कुछ करते हैं, किसी भी पर्सनल बेनिफिट के लिए अगर कोई भी मुलाजिम काम करता है वो करप्शन है, और उसको रोकने के लिए चीफ मिनिस्टर और एमएलएज और जो भी हमारा ये जो पॉलिटिकली इलेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके पास पावर होनी चाहिए। तो एंटी करप्शन ब्यूरो को लेके जो डिसीजन लिया गया एमएचए में, इसको और इलेबोरेट तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर की जाए ताकि कोई कन्फ्यूजन इसके बारे में ना पनपे। और हमारे शो से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमने एक चर्चा की है, इसके ऊपर आप लोग जाएं, जो पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट्स हैं वो पढ़ें, और अगर वाकई में पब्लिक को लगता है, थिंकर्स को लगता है कि इसमें सच यही है जो हमने कोशिश की समझने की, तो फिर हमारे साथ मुहिम में जुड़े। हम भी यहाँ से एमएचए को और ये जो हमारे सरकार में स्टैंड डिसीजन में लोग बैठे हैं उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इलेक्शन से पहले इसको भी आप क्लियर करें या इलेक्शन के बाद करें, आफ्टर चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड इस चीज़ का ध्यान देने। तो जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मंत्री बनेंगे, वो उस तरीके से अपने एजेंडे को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, और एजेंडा उनका यही होगा पब्लिक की डेवलपमेंट, और पब्लिक ने उनको पसंद किया होगा। और जो इलेक्शन का आपने बात की तो हमारी भी चर्चा मोस्टली इलेक्शन पे ही हुई है। और दूसरी जब रिलायंस की बात कर रहे थे, जी जी, ये भी एक सीरियस मैटर है। रिलायंस एक बहुत बड़ा ग्रुप है। अभी पिछले दिनों एक यूट्यूब पे इंस्टाग्राम वगैरह पे, हम तो खैर फेसबुक इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं होते, हम देख रहे थे कि एक मुझे लगता है अगर हम देखें कि रेवेन्यू कितना जनरेट कर सकते थे सोशल मीडिया पे वो, तो मुझे लगा वो भी बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे। जितना जम्मू इंडिया के लोगों ने 1.25 करोड़ आबादी, 125 करोड़ लोगों ने उसको वॉच किया, उसकी रिले भी बनी, उसको देखा भी गया, और फिर सडनली अगर पिछले साल 42,000 लोगों को अनएम्प्लॉय कर दिया गया था बाय दिस बिग ग्रुप, तो जो कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी इतने बड़े ग्रुप की, कि अगर वो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जाना जाता है और उसके लिए एक्सपेंसेस जो उनको रिबेट्स वगैरह दी जाती हैं, अगर वो 42,000 मुलाजमों को निकाल रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे उनकी बैलेंस शीट्स कुछ लॉसेस रिफ्लेक्ट कर रही हैं। जी बिल्कुल, मतलब लॉस में ही था। थोड़ा तो इंक्रीज दिखा, 7% का इंक्रीज दिखा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुझे लगता है 15 से 20% एक्सपेक्टेड था ग्रोथ। शायद रिलायंस रिटेल के निकालेगी हों, क्योंकि रिलायंस रिटेल ऐसा कोई बड़ा ज़्यादा ग्रो नहीं किया। आईटी ले ऑफ ज़्यादा हुए थे। अच्छा, तो उसके मतलब कारण जियो के रिलेटेड जो काम किए जा रहे जियो थे, के रिलेटेड भी कुछ हुआ है। और टोटल जो मतलब 2 लाख, पिछले साल जब शुरू हुआ फाइनेंशियल ईयर, 2,46,000 एम्प्लॉय ऑन रोल था, और साल पूरे ग्रुप में साल खत्म होते होते 2,07,000 बचा। खुद छोड़ा नहीं है, ले ऑफ किया गया। जैसे हम सुनते हैं अमेरिका में ले ऑफ कर दिया, बिल्कुल, तो वैसे ले ऑफ उस किए तरीके गए। से। जी जी, कुछ साल पहले जेट एयरवेज ने भी ऐसे ले ऑफ किए थे, बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लगा। लेकिन रिलायंस इज अ बिग ग्रुप मुझे नहीं लगता है। Reliance लेकिन दुख इस profit बात नहीं का है कि जिस देश में ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा है, उस देश में ऐसी जगह पे ले ऑफ कर देना एम्प्लॉय को, और ऐसे हालात पैदा होना कि कंपनी को ले ऑफ करना पड़े, तो ये अलार्मिंग है। मुझे इसमें लगता है कि बिल्कुल। और सरकार का क्या है कि जो भी इसमें सरकार का मंत्रालय है उसमें देखना चाहिए। सरकार का कहना भी ये है कि प्राइवेट सेक्टर पे फोकस कर रही है, वो जॉब पर जनरेशन। अगर प्राइवेट सेक्टर ले ऑफ ही कर देता है, बता बिल्कुल, लीजिए। मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि प्राइवेट सेक्टर पे आप रिलाई कर रहे हैं, वहाँ से स्लो डाउन है, इकोनॉमिक स्लो डाउन। सर आज आके प्रॉब्लम वही आनी है कि जो एजुकेशन का ठेका आपने दे दिया ना एजुकेशन के दुकानदारों को,
कि अपनी मर्जी से क्वालिफिकेशनें बनाओ, मोटिवेशन खेलो, यूपीएससी की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो, मतलब जेई की तैयारी करो। मुझे लगता है कि स्किल बेस्ड स्किल कुछ भी नहीं। कमज़ोर हो। मैं आज की डेट में डॉक्टर बनने के बाद भी जब तक वो, अब एक छोटा सा इंसिडेंट है, मैं सच बोलूँगा। एक सीनियर डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठे थे, मैं बात कर रहा था कि जनाब आपने क्यों प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले ली। तो उन्होंने कहा शिवांग, मैं एक बार बहुत दुखी हो गया, मुझे डीसी ऑफिस से, मैं डीसी साहब आपके बारे में कुछ अपशब्द नहीं बोल रहा हूँ ऑफिस के बारे में, बट जो मैं सच है वो बोल रहा हूँ कि डीसी साहब के ऑफिस में एक इंसान चला गया, उसका मरीज़ था, मैं उसका ट्रीटमेंट कर रहा था, तो मैंने उसको जितना रिक्वायर्ड था उतना सलाइन का डोज दिया। तो वो बंदा नॉर्मल था, उसको सिंपल डिसेंट्री थी। तो कुछ घंटों के बाद मुझे ऑफिस से फ़ोन आया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से, कि डॉक्टर साहब आप ज़रा फ़ोन पे आ जाओ। तो मुझे बोलने लगे कि आपने क्या उसको एक ही बोतल चढ़ा के उसको छोड़ दिया। तो मैंने उनको कहा सर आप बता दें कितनी चढ़ाऊँ। तो कहते उसके बाद मुझे लगा सफोकेशन, कि इफ़ आई एम डॉक्टर तो इट इज़ माई प्रोवोगेटिव टू डिसाइड। तो जब मैंने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन मुझे ये बता रही है कि मैं कितनी बॉटल चढ़ाऊँ, तो मुझे लगा कि मैं, अगर मेरा पैशन था डॉक्टर बनना, मेरा पैशन एडमिनिस्ट्रेशन चलाना नहीं था, मैं डॉक्टर इसलिए बना। तो मैंने अपने, आई एम नाउ, उन्होंने तब कहा था कि आई एम 57 या 53, सॉरी 53 थे तब वो, कि मेरे पास अब कुछ साल बचे हैं और मैंने अच्छी सेवा की है, गांव-गांव में जाके डिस्पेंसरीज में काम किया है, और आई एम वेरी रिस्पेक्टेड फॉर माई कंट्रीब्यूशन द मेडिकल फील्ड। लेकिन जब एक ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, ऐसे बहुत से इंसिडेंट थे, उन्होंने एक ही मेरे से शेयर किया, कहते हैं बड़ी लंबी कहानी किसी दौर सुनाऊंगा, कि मुझे लगा कि शायद जॉब मेरी उनके हाथ में है। मेरी जॉब मरीज़ों का इलाज करना है, मेरी जॉब जॉब करना नहीं है। ये बात फिर से मैं बोलूँगा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरी जॉब है मरीज़ों का इलाज करना, जो मेरी जॉब है, मेरी ड्यूटी है, जो मेरा धर्म है। मेरी जॉब सरकार की नौकरी करना नहीं है अगर मरीज़ नहीं है वहाँ पे। तो मैंने पूरी शिद्दत के साथ ईमानदारी के साथ मरीज़ों का इलाज किया। तो अब शायद टाइम आ चुका है कि मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और मरीज़ों का इलाज। फिर वो उन्होंने गांव में कहीं क्लिनिक बनाया, गांव में ही बनाया, ये ट्रूथ स्टोरी है। और वो आज वो काम कर रहे हैं। मरीज़, मैंने कहा डॉक्टर इसने, कहते हैं सीरियसली बीमार होता है ना, वो आता है, उसको उम्मीद है कि डॉक्टर साहब पहुँच जाऊँगा, ठीक हो जाऊँगा। तो मुझे उसका इलाज करने में अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मिलती है, क्योंकि आज एक और टाइप के मरीज़ शुरू हो गए हैं, यूट्यूब में देखते हैं, उनको दर्द होती है, कहते हैं बीमार है, तो उनको घर के पास एक डॉक्टर चाहिए होता है जो उनको 4-6 टेस्ट बताए, जी। उनको बोले आप जितना मर्जी गंदमंद खाओ बट आप दवाई खा लो, ठीक हो जाओ। तो मेरा ऐसा नहीं था, मेरा था कि जिसको सलाइन की ज़रूरत है सलाइन चढ़ाओ, ग्लूकोज की ज़रूरत है ग्लूकोज की चढ़ाओ, टेबलेट की ज़रूरत है टेबलेट दो, कैप्सूल की ज़रूरत है कैप्सूल दो। आई कैन नॉट मेक मनी आउट ऑफ माई प्रोफेशन विदाउट माई मॉरल्स। तो उन्होंने जॉब छोड़ दिया। तो ये एक इंसिडेंट है कि जो एजुकेशन प्रोसेस है वो डॉक्टर को ग्लैमराइज कर रहा है। वो कह रहा है आप डॉक्टर बन जाएंगे तो आप इस तरीके के डॉक्टर थोड़ी बनेंगे। आप बनेंगे कि मरीज़ को अगर ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं है स्टंट डालने की, तो स्टंट डाल 2 लाख रुपए बिल बनेगा, 2 लाख रुपए बिल बनेगा, और फिर कैजुअलिटीज़ भी हो रही हैं। तो आ जाके फिर बात उधर आएगी कि जितना भी डिसऑर्डर है कहीं ना कहीं उसमें कंट्रीब्यूशन, ये जो कमर्शलाइजेशन, हम वर्ड नहीं बोलेंगे, कमर्शलाइजेशन भी पॉजिटिव वर्ड होता है, जो ये कन्फ्यूज सिस्टम दिया गया ना एजुकेशन को, कोचिंग इंडस्ट्री, ये वो, एम्प्लॉयमेंट के लिए लाइनों में लगो, इसकी बजाय अवेयरनेस इंडस्ट्री लाए। आप बात करें कि किसको डॉक्टर बनना है, किसका मन कैसा है, किसको आईएएस अफसर बनना है, किसको डीसी साहब बनना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। क्योंकि अगर एक कॉमन सेंस वाले डीसी साहब उस दिन होते तो जब वो कंप्लेंट गई कि एक ही बोतल चढ़ाई, क्योंकि कंप्लेंट करने वाला शायद कोई कम अवेयर्ड इंसान था, आम आदमी होगा, उन्होंने कहना बेटा कोई बात नहीं, वो डॉक्टर साहब है, इलाज कर रहे हैं, ठीक। और वो बाद में किसी उनके सीनियर को बोलते कि ज़रा देखना कहीं लापरवाही तो नहीं हो रही है नीचे। खुद उनको नहीं बोलते भी आप क्या कर रहे हो, क्योंकि डॉक्टर को बात करना, और डॉक्टर जब सर बोलेगा तो नेचुरली अच्छा ही लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कोचिंग्स का ये कल्चर है, इस पर इमीडिएटली भगवान करे ऊपर से कोई कृपा हो, इसके ऊपर ब्लैंकेट बैन आए, और जितने कोचिंग कराने वाले लोग हैं ये अच्छी इंडस्ट्री में अब्जॉर्व हो जाए। अच्छी मतलब स्कूलों की ज़रूरत पड़ेगी, इनकी ज़रूरत तो स्कूलों में पड़ेगी, कॉलेजों में पड़ेगी, आप वहाँ जाके प्रोसेस किया कि सिलेक्शन लें और पढ़ाएं बच्चों को। और गवर्नमेंट को चाहिए कि करिकुलम के लिए इन्विटेशन दे,
13 लाख स्कूलों की बात मैं अक्सर करता हूँ, कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उनके अंदर बैठ के ये लोग कराएं, जो बच्चे डिजर्व करते हैं उनकी तैयारी कराएं और उनको अब्जॉर्व करें अच्छी अच्छी पोजीशनों में। और मुझे लगता है दैट इज़ द सोल्यूशन। तो रिलायंस की छटनी का कारण भी मुझे लगता है बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारा कहीं ना कहीं पे लिंक हो रहा है कि वो लोग शायद किसी और स्किल के थे और किसी और फील्ड में लगेंगे, सेल्स में होंगे, मार्केटिंग में होंगे, या किसी और फील्ड में चले गए होंगे, सेल मतलब जैसे रिटेल में चले गए होंगे आईटी प्रोफेशनल होने के बाद, या किसी और फील्ड का होने के बाद आईटी में कुछ ट्रेनिंग करके चले गए परफॉर्म होंगे। नहीं कर पा रहे होंगे। भी देखिए, जब प्राइवेट कंपनी किसी को छटनी करती है अपनी कंपनी में, तो जो लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं वो निकलते हैं सबसे पहले। तो कहने का मतलब ये है कि शायद वो उस फील्ड They के were becoming non performing हाँ, asset। क्योंकि वो किसी और फील्ड के लिए थे असली, वो बने लेकिन किसी और रवीश, फील्ड के लिए। उसमें भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, इतने बड़े बड़े मेरा शो इतने बड़े लोग तो नहीं देखेंगे, लेकिन चले अगर सब लोग देखना शुरू करेंगे तो शायद बात पहुंचे। जो बड़े कॉरपोरेट हाउसेज होते हैं ना, दे आर हैविंग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उनको वेज एंड मीन्स ढूंढने चाहिए थे कि किसी भी एम्प्लॉय को 3 महीने या 4 महीने नोटिस के बाद अगर आप आउट कर रहे हैं तो वेज ढूंढे जा सकते थे कि 42,000 की जगह शायद 15 ही करने पड़ते, 10 ही करने पड़ते, 6 ही करने पड़ते। क्योंकि एक नुकसान जिस किस्म के हालात इकॉनमी के हैं, कहीं का सहारा जब कोविड हुआ था हमारे पास थोड़े से मुलाजिम थे, सब तो मेरे से सेटिस्फाई नहीं होंगे, बिकॉज वो बात तो ठीक है, जो डिज़र्व नहीं करता है उसको लायबिलिटी नहीं बनाना है, लेकिन एजुकेट तो कर सकते हैं ना, मौका तो दे सकते हैं ना कि वो कोशिश करे। तो पेन होती है, पेन होती है। तो फिर रिक्वेस्ट ये करूँगा, एक तो इलेक्शन के बारे में बात करें, शो हमारा हमेशा बात करते करते सत्संग हमारा लंबा होता जा रहा है। जी जी। रविशंकर राजा भैया थोड़ा कम करेंगे, नहीं तो लोगों ने सोचना शायद ये कहीं फ्री बैठे हुए लोग हैं तो तो ये आके करते ये रहते, सत्संग सच करते रहते हैं। और बेसिकली फ्री बैठने की बात नहीं, एक पैशन होता है सत्संग करने का। क्योंकि किशोर की तरफ से एक मुझे ऐसा लगता है कि थॉट आती है, जैसे अभी हमने जब शो शुरू किया तब नहीं हमें पता था कि हम सोचे इलेक्शन के बारे में बात करेंगे, और जगदम जैसे हमने एकदम थॉट आ गया कि जो ये करप्शन वाली हमने बात कर दी, टू गिव कंट्रोल ऑफ दिस डिपार्टमेंट टू चीफ मिनिस्टर एंड अदर थिंग्स। ऐसे ही चीज़ें सामने आ रही हैं। रिलायंस की बात सुबह डिस्कस हुई थी, रविश ने की थी, मैंने कहा शाम को बात करेंगे। तो जो लोग एम्प्लॉयर्स हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग आपके पास एम्प्लॉय होने आते हैं आप उनको ट्रेन करिए, एजुकेट करिए, उनको समझाइए और देखिए अगर आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और वो आपके लिए मेहनत कर सकते हैं, नथिंग लाइक दैट। और अगर नहीं हो पा रहा है फिर आपको डिसोसिएशन करना चाहिए, बट इस तरीके से करना चाहिए कि ही मे नॉट सफ़र अ लॉट, ही मे नॉट सफ़र अ लॉट। मतलब एक कहावत है ना कि अगर एक इंसान की कुर्बानी दे के घर बचता है तो दे दो, घर की कुर्बानी दे के मोहल्ला बचता है तो दे दो, मोहल्ले की कुर्बानी दे के शहर बचता है दे दो, शहर की कुर्बानी दे के देश बचता है दे दो, और देश की कुर्बानी दे के दुनिया बचती है तो दे दो। तो ये स्टेटस जो है वो इस तरीके से मैनेज करके ही देखना चाहिए। बट लेट्स होप कि ईश्वर परमात्मा ऊपर से हमारी को जो ताकत मिल रही है उसको बढ़ाएं, हम सब लोग हर चीज़ के ऊपर मेटिकुलसली काम करें, करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ सत्संग में बैठें, और जो सत्संग सुनने वाले हमारे साथी हैं वो कनेक्ट करें हमारे साथ और हमें करेक्ट करें, कनेक्ट भी करें, कनेक्ट भी करें और करेक्ट भी करें। क्योंकि सत्संग का मकसद ही, डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही होती है कि सुने भी, बोले भी, समझे भी, और जो कंसेंसस बने उस पर सब चल पड़े। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच आज के इस एपिसोड का, और ईश्वर करे हम फिर से मिलते रहे और नए नए सत्संग करते रहें।